हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास 9th। तो बेटे अब से हमने फिजिक्स स्टार्ट करनी है आज से अपनी। इससे पहले हम सेल चैप्टर जो कि आपका बायो का एक पार्ट था, चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, बेटे वो हम खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको सबको पता ही होगा। ठीक है, तो उसके 7 लेक्चर्स आए थे, उनको आप लोग अच्छे से कीजिए धीरे धीरे। उसके साथ में उसकी है ना क्वेश्चन आंसर जो भी है सोल्ड, वो भी आपके पास अभी मैं आज भेज दूंगा। ठीक है, सोल्ड आएंगे सारे क्वेश्चन आंसर, आपने वहां से लर्न करने हैं जो भी जितने भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। आज से बेटे अब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे आपकी 9th क्लास की। तो बेटे फिजिक्स देखो साइंस का ही एक पार्ट है। साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आप सब लोग ये बात जानते हैं आई थिंक ऑलरेडी। तो बच्चे फिजिक्स जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी साइंस में। ठीक है, तो फिजिक्स को जिस प्रकार से साइंस को हमने डिवाइड किया ना 3 पार्ट्स में, ऐसे ही फिजिक्स को भी हमने डिवाइड किया गया। कोई आपसे पूछे कि सर व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स होती क्या है बेटे? तो फिजिक्स बेटे साइंस की वो ब्रांच होती है। ठीक है, साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम नेचुरल फेनोमेनन के बारे में स्टडी करते हैं। जो भी आपके आसपास नेचर के अंदर जो भी नेचुरल फेनोमेनन होते हैं, जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी ट्रैवल समवेयर, जब भी हम किसी जगह पर जा रहे हैं बेटे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम मोशन करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, कुछ स्पीड से गाड़ी हम चलाते हैं। तो ये सारी बातें हम फिजिक्स के अंदर ही डिस्कस करते हैं। फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं और वो हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। तो फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन अकरिंग इन आवर नेचर, जो भी हमारे आसपास बेसिक चीजें होती हैं। तो बेटे 9th क्लास में फिजिक्स अच्छे से स्टार्ट होती है। आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को समझ के करना है। किसी बच्चे को कोई भी पॉइंट यदि क्लियर नहीं हो बेटे तो मेरे पास व्हाट्सएप करके फोन करके जरूर पूछो, लेकिन एक एक चीजों को क्लियर करो आप। ठीक है, तो अब देखो फिजिक्स के अंदर है ना हमारा जो 8th चैप्टर नंबर जो 8th है फिजिक्स का, वो आपका है मोशन। ठीक है, ये फिजिक्स का ही एक पार्ट है बेटे। फिजिक्स के अंदर आज हम डील करेंगे फिजिक्स के अंदर मोशन के बारे में। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे सर व्हाट इज मोशन, मोशन किसे कहते हैं, तो उसके लिए बेटे आपको एक एग्जांपल से ये बात समझनी पड़ेगी कि मोशन, रेस्ट, आप लोग, मुझे पता है पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, कहीं ना कहीं स्कूल की क्लासेस हो चुकी है, लेकिन फिर से स्टार्टिंग से बिल्कुल एक एक बेसिक टर्म को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो बेटे देखो फिजिक्स का मतलब मैंने आपको समझाया। अब हम बात करेंगे मोशन के बारे में। सपोज देखो जरा, एट 9 AM सुबह 9 बजे बेटे कोई पर्सन था, ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन था अपने पास। तो ये जो पर्सन है ना बेटे 9 AM सुबह 9 बजे इस पॉइंट O से इस पॉइंट A के ऊपर पहुंचा। सुबह 9 बजे वो यहां से चला था, उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा अपने क्लॉक में कि सुबह के 9 बजे थे। तो 9 बजे इस पर्सन ने इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया। तो इसने जब मूव करना स्टार्ट किया बेटे, तो इसने ये देखा कि एट 9:30 AM यानी कि 9:30 बजे वो कहां पहुंच गया, पॉइंट ए पर। कहां पहुंच गया, पॉइंट ए के ऊपर पहुंच गया। तो इट मींस दैट उस पर्सन की, कोई आपसे ये पूछे कि सर 9 बजे उस पर्सन की पोजीशन कहां पर थी, तो आप बेटे सबका एक ही आंसर होगा कि सर 9 बजे उस पर्सन की जो पोजीशन थी वो कहां पर थी, पॉइंट ओ के ऊपर थी। लेकिन जब 9:30 बजे उसकी पोजीशन कहां थी, पॉइंट ए के ऊपर थी, यानी कि उसकी ये पोजीशन ओ से लेकर ए पर चेंज हो गई। लेकिन कब चेंज हुई, उसमें कुछ टाइम भी लगा उसका। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या बेटे, जब भी किसी पर्सन की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की बेटे पोजीशन चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। लेकिन एक बात जरा समझना, उसकी पोजीशन मैंने कहां से मेजर की है, कहां से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। मैंने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था पॉइंट ओ से। कहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था, पॉइंट ओ से। तो बेटे जिस पॉइंट से, ध्यान से समझना बेटे ये बात, जिस पॉइंट से मैं किसी भी पर्सन का मोशन ऑब्जर्व करता हूं, जिस पॉइंट से हम किसी पर्सन की या ऑब्जेक्ट की, जैसे ये पर्सन था, इस पर्सन की पोजीशन मैंने चेंज की, कौन से पॉइंट से चेंज की, पॉइंट ओ से। तो बेटे मैंने इस पॉइंट से इसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था पॉइंट ओ से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर ये रेफरेंस पॉइंट है। बेटे ये एक टर्म है रेफरेंस पॉइंट, आप लोग बहुत ध्यान से समझे इस बात को। कोई आपसे पूछे सर रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, सर ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लेंगे जब मैं सब लिख के खत्म कर दूं उसके बाद, क्योंकि बाद में इसको रब कर दूंगा।
रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कोई आपसे पूछे सर, आप ये बताएंगे सर रेफरेंस पॉइंट इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच the position of the object पोजीशन में मत लिखो, ये लिखो इज द पॉइंट फ्रॉम विच द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पर्सन, या फिर कह सकते हैं सर ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। जिस पॉइंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की चेंज को ऑब्जर्व करें। आप मुझे बताओ, आपने इस पर्सन की पोजीशन को ऑब्जर्व कहां से करना स्टार्ट किया? इस पॉइंट ओ से। इस पॉइंट ओ से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने ये देखा था कि 9 बजे वो पर्सन इस पॉइंट ओ के ऊपर था और 9:30 बजे वो पर्सन पॉइंट ए पर पहुंच चुका था। तो इतने टाइम के अंदर, आधे घंटे के अंदर, हाफ एन आवर के अंदर पर्सन की पोजीशन चेंज हो चुकी थी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। किसके विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ के विद रिस्पेक्ट, और साथ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोनों की केस में। ये बात जरा बेटे ध्यान से समझ लो। रेफरेंस पॉइंट का मतलब समझ में आया आप सभी को? रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां से हम पर्सन की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यदि मैं ये चेक करता कि एट 9:15 AM, ठीक है, 9:15 AM वो पर्सन यहां पर था इस पॉइंट पी के ऊपर। कहां पर था? पॉइंट पी के ऊपर। और 9:30 पर कहां पहुंच गया? पॉइंट ए के ऊपर। तो अब मैंने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर लिया। मैंने ये नहीं माना कि वो पॉइंट ओ पर था, मैंने उसको देखा तो वो पॉइंट पी पर था। तो मैंने इसको बताया कि सर वो तो 15 मिनट्स में पॉइंट पी से कहां पहुंच गया? पॉइंट ए पर। तो इस केस में उसका रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट पी। ठीक है, तो कुल मिलाकर यदि इतना भी कॉम्प्लिकेटेड आपको समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आप इतनी सी बात जान लीजिए सर, जब भी किसी पर्सन की क्या चेंज हो, पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, दैट इज नोन एज मोशन। तो उसको हम क्या कहेंगे? मोशन। ठीक है, दूसरी बात समझना, यदि ऐसा हो जाता, जैसे मैं इसको रब कर रहा हूं बेटे, अपनी डेफिनेशन नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे, नोटबुक पेन लेकर बैठे, पोज करके नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है भाई, पोज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखो बेटे, जैसे कि अब आप लोग मुझे बताइए, कोई आपसे पूछे डिफाइन मोशन, तो आप क्या कहेंगे सर? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू। WRT का मतलब क्या है यहां पर? विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर आप कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो बेटे ये देखो कितना सिंपल है, आपने कोई रटने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, जब भी किसी पर्सन की पोजीशन चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ए रेफरेंस पॉइंट, दैट इज नोन एज मोशन। अच्छा, यदि मोशन इसे कहते हैं, ये तो चैप्टर नंबर 8 है बेटा अपना। ठीक है, तो अब आप लोगों मुझे बताइए, तो फिर रेस्ट किसे कहेंगे? रेस्ट कब होगा? रेस्ट का मतलब क्या होगा? एक और एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए ये पर्सन था, भाई फिर से वही बात, ये अपने पास पर्सन था, तो अब ये पर्सन जो था वो यहां पर था इस पॉइंट ओ के ऊपर एट 9 AM। फिर से वही बात, 9 बजे किसी पर्सन ने इस पर्सन को देखा, ठीक है, कि वो यहां पर ओ पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ था। ठीक है, उसके बाद वो कुछ देर बाद फिर से आया वही पर्सन, उसने देखा कि 10 बज चुके हैं और 10 बजे भी वो पॉइंट ओ पर ही है। ठीक है, 10 बज गए हैं और 10 बजे भी वो कहां पर है? पॉइंट ओ के ऊपर ही है। इट मीन्स दैट क्या उस पर्सन की पोजीशन चेंज हुई? नहीं हुई। 9 बजे देखा तो भी वो पॉइंट पर था, 10 बजे देखा तो भी वो पॉइंट ए पर, ओ पर ही था। तो इट मीन्स दैट इस पर्सन की पोजीशन चेंज नहीं हुई, ना तो टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हुई और ना उसकी पोजीशन ओ पॉइंट से कहीं चेंज हुई, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं हुई। तो हम क्या बोलेंगे? वो पर्सन जो है वो क्या है? रेस्ट पर है, पर्सन इज एट रेस्ट। तो आप इसकी डेफिनेशन बनेंगे। अब जरा आप क्या लिखेंगे सर? मैंने बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अब इसको ऐसे लिखिए बेटे, मैंने बॉडी
डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन with respect to time, with respect to time and reference point, with respect to time and reference point. ठीक है, then the object, then the body is said to be at rest. तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, रेस्ट पर है। बोलो बेटे ये बात क्लियर हो गई है सब बच्चों को? बड़ा आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं, ये दोनों मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाए दोनों टर्म। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, कि मोशन कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ मोशन क्या है बेटे, उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर कह लीजिए या फिर कह सकते हैं आप लीनियर मोशन। ठीक है, सबसे पहली टाइप है सर लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, व्हेन ए पर्सन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर का मतलब ही यही है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट या बॉडी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट पाथ, देन इट इज नोन एज लीनियर मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल, ए पर्सन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ओ, a person starts moving from point O and travels straight and reaches point A। कहां पर पहुंच गया, पॉइंट A के ऊपर पहुंच गया। तो इस केस में वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बेटे, तो हम क्या बोलेंगे, वो कैसा मोशन है उसका, लीनियर मोशन है। बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन का मतलब केवल यही नहीं है, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये भी हो सकता है, मान लीजिए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P एंड ही ट्रेवल्स स्ट्रेट एंड रिचेस पॉइंट Q। तो ये भी बेटे स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी टर्न नहीं है, है ना तो कर्व है ना ही टर्न है। यदि मैं ऐसे कह देता कि पर्सन पहले तो ये पॉइंट O से पॉइंट A पर गया, फिर A पॉइंट से पॉइंट B पर गया, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते थे? नहीं, उसने यहां से देखो टर्न ले लिया, तो इसको स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कहेंगे। ये दोनों कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो बोलो एग्जाम्पल से बात क्लियर हो गई है? ठीक है भाई, तो एक एग्जाम्पल मैं कहने देता हूं। अच्छा, अब सेकंड टाइप का मोशन कौन सा, कोई आपसे पूछे तो सर एक होता है बेटे सर्कुलर मोशन, जिसको आप कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन। मैं सिंपल टर्म लिख रहा हूं यहां पर, सर्कुलेटरी पूरा बोलते हैं इसको, बाकी आप लोग कह सकते हैं सर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है सर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन था, उसने इस पॉइंट O से ट्रेवल करना स्टार्ट किया और वो O पॉइंट से फिर ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ वापस पॉइंट O पर आ गया। ऐसे देखो इस पाथ से वो ऐसे ट्रेवल करके वापस कहां आ गया, पॉइंट O पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो when an object moves in a circular path, कैसे पाथ में मूव करे, वो सर्कुलर पाथ में मूव करे, then it is known as सर्कुलर मोशन। बड़ा ही सिंपल है। बोलो इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? चलिए आगे थर्ड देखते हैं। एक होता है बेटे आपके पास ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन थर्ड टाइप ऑफ मोशन। देखो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है सर, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब ये होता है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल जरा मैं आपको समझा दूं, चलो यहां समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए बेटे, आप सबने ये ऑब्जर्व किया होगा सर, मान लीजिए ये पेंडुलम है। ठीक है, ये अपने पास क्या था भाई, ये अपने पास था बेटे पेंडुलम। ठीक है भाई, ये अपने पास पेंडुलम था। अब ये पेंडुलम की इनिशियल पोजीशन क्या थी, पॉइंट O पर था। अब ये पेंडुलम O पॉइंट से पहले गया इस पॉइंट A पर। ठीक है, फिर वो वापस आया पॉइंट O पर, फिर वो इतना ही इस डायरेक्शन में गया पॉइंट B पर, और फिर वापस आया पॉइंट O पर। बोलो, तो देखो पहले तो ये इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, ठीक है, और फिर ये वापस आया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, ये इसका कैसा मोशन है, पेंडुलम का वाइब्रेटरी मोशन है, या फिर क्या कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन है। ये बेटे O जो थी, ये मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन होती है। ठीक है, तो ये जो पेंडुलम था ना, ऐसे
ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से देखो ऐसे जा रहा है, फिर वापस यहाँ आया, फिर इधर गया, फिर वापस यहाँ गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये पेंडुलम ऑसिलेट करता रहता है, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग मोशन। ठीक है, इसकी पोजीशन इस मीन पोजीशन से देखते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है ना ये मानते हैं रेफरेंस पॉइंट ओ। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। तो आप ये कह देंगे सर व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन की जो डेफिनेशन है बेटे वो आपको नोट्स में मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं बोलकर भी बता देता हूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, आगे गया, फिर पीछे आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। तो व्हेन, जैसे एक एग्जांपल और देख लूं, जैसे कोई पर्सन था, वो इस पॉइंट ओ से गया इस पॉइंट ए पर, कहां गया, पॉइंट ए पर, फिर वो वापस आ गया पॉइंट ओ पर, फिर वो ओ पॉइंट से वापस गया इधर, रिटर्न हो गए पॉइंट बी पर, और फिर वापस आ गया पॉइंट ओ पर। तो ये इस मीन पोजीशन से ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं, या फिर ऑसिलेटरी मोशन भी 9th क्लास के अकॉर्डिंग आप इतना कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है। तो इसको भी हम कह सकते हैं सर ये वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन में जस्ट ये पेंडुलम वाला केस आ जाएगा, वाइब्रेटरी में आप ये कह सकते हैं। ठीक है, ये मेन पोजीशन होती है जहां से हम इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस ओ पॉइंट से देख रहे हैं कि उसकी पोजीशन कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सर्कुलेट ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, क्लियर ये बात। तो बेटे इतना कर लेंगे, अब इनको जल्दी से पॉज करेंगे, नोट डाउन करेंगे। मैं जितनी चीजें लिखी थी इन सबको रब कर रहा हूँ। ठीक है, करिए जल्दी से। हो गया बेटे, देखो आगे। तो बेटे नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या पढ़ना है, हमने देखो मोशन चैप्टर पढ़ने से पहले बेटे हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती है, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती है, ठीक है, इनको मैं मिटा ही देता हूं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती है तो हमारे पास 2 टर्म्स हैं। क्या, एक तो टर्म आती है बेटे डिस्टेंस, कि डिस्टेंस किसे कहते हैं। ठीक है, और एक टर्म आती है सर डिस्प्लेसमेंट। एक टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट। तो बेटे ये 2 टर्म हमने जानी है पहले। ठीक है, ठीक है, मुझे अच्छे से पता है बेटे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं उनको थोड़े अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं क्वांटिटी कुछ टर्म्स पढ़ाता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से बेटे हम सीखेंगे कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, देखो जरा डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर एक एग्जांपल से करते हैं, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। मैंने ये बोला सर ए पर्सन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ओ, फिर से वही बात, ए पर्सन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है, एंड ही मूव्स स्ट्रेट, या फिर ही ट्रेवल्स स्ट्रेट एंड रीचेस पॉइंट ए। कहां पहुंच गया, पॉइंट ए के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, और ये ओ से लेकर ए तक की जो लेंथ थी ना बेटे, ये लेंथ, ये बेटे मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल यहां पर 50 मीटर है। कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, then he turns downward, then he moves downward and reaches point B। पहले तो O से A पर गया था, फिर कहां गया, A से B, and he travels another 20 मीटर। कितना मीटर ट्रेवल कर लिया उसने, 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद बेटे वो इस B पॉइंट से पहुंचा इस पॉइंट C पर, यहां पर ऐसे। ठीक है, तो B से C है बेटे फॉर एग्जांपल यहां पर 30 मीटर। कितना है, 30 मीटर। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझिए। कोई आपसे पूछे सर फाइंड द डिस्टेंस, तो आप ये बताएंगे सर डिस्टेंस जब भी निकालना हो बेटे तो आप मुझे एक बात बताइए, जरा ध्यान से समझना कि पर्सन पहले कहां गया था, O से A, फिर A से कहां गया B, फिर B से कहां गया C। बोलो, O से A, A से B और फिर B से कहां गया C। ये उसका पाथ था ना,
ये क्या था, उस पर्सन का पाथ था, इस पाथ से, इस रास्ते से वो गया था, ओ से ए से बी, बी से सी। ठीक है, आपने क्या करना है बेटे, इस पाथ की लेंथ को कैलकुलेट करना है। और लेंथ कैसी होनी चाहिए सर, टोटल लेंथ। इस पाथ की आपने टोटल लेंथ को कैलकुलेट कर लेना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा सर, इसका डिस्टेंस, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर ये बात। तो बच्चे आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताइए सर, उसने टोटल लेंथ ऑफ पाथ यहां पर कितनी है। कोई आपसे पूछे सर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, कि उसके एक्चुअल पाथ की टोटल लेंथ कितनी है। तो आप ये कहेंगे सर ओ ए, ओ से ए पर गया ओ ए, प्लस ए से बी पर गया ए बी, प्लस बी से सी पर गया बी सी। ठीक है सर, तो ओ ए की लेंथ कितनी थी, 50 मीटर हमारे पास दिया गया था। ए बी कितना था बेटे, 20 मीटर, तो 20 मीटर हो गया, प्लस बी सी कितना था बेटे, 30 मीटर, 30 मीटर हो गया। टोटल कितना हो गया, 50 प्लस 20 प्लस 30 बेटे ये 100 मीटर। तो आप मुझे बताइए 100 मीटर क्या आ गया हमारे पास, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। और जो ये टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होता है ना बेटे, इसी को ही आप कहते हैं सर डिस्टेंस, इसी को ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। बोलो क्लियर हुई ये बात। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उस पर्सन ने, 100 मीटर। अब कुछ बातों को जरा समझिए, इसकी डेफिनेशन बनेगी सर। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ, ये क्या होता है, मेजरमेंट होता है। किस चीज का मेजरमेंट लिया जाता है इसमें, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट या पर्सन ड्यूरिंग इट्स मोशन। जब ये पर्सन इस ओ पॉइंट से चला था तो उसके मोशन के दौरान बेटे उसने जो भी पाथ ट्रेवल किया, उस पाथ की टोटल लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। क्लियर ये बात। तो आगे देखो, अब इसकी डेफिनेशन बनाएंगे सर। डिस्टेंस इट इज डिफाइंड एज द, आप ऐसे डिफाइन करेंगे सर, इट इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ traveled by the object during its motion, during its motion। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। डिस्टेंस को बेटे हम स्मॉल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, कोई आपसे पूछे डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, इसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल लेटर एस। बोलो इतनी बात समझ में आ गई है। अब सेम डिस्प्लेसमेंट की ओर चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं बेटे, देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के एक ही तरीका है। आप पहले इनिशियल पोजीशन पहचानिए जरा, इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आप देखिए फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये जो इनिशियल पोजीशन जो भी आई आपके पास, इस इनिशियल पोजीशन को इस फाइनल पोजीशन से बेटे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है, ज्वाइन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन बाय ए स्ट्रेट लाइन। इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन को से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। तो स्ट्रेट लाइन से क्या करना है बेटे, आपने ज्वाइन कर देना स्ट्रेट लाइन से। तो स्ट्रेट लाइन से जब आप ज्वाइन कर देंगे ना बेटे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोग सब बच्चे बड़े समझदार हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, आप लोग मुझे खुद सोचकर बताइए इस एग्जाम्पल के अंदर वो पर्सन का इनिशियल पॉइंट क्या था। सब बच्चे बोलकर बताएंगे जल्दी से कि सर इनिशियल पॉइंट ऑफ द पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट इस वाले एग्जाम्पल में क्या था बेटे। वो ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, तो O इज द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट O था, तो ये इनिशियल पोजीशन है अपने पास। इनिशियल पोजीशन जो थी सर वो थी पॉइंट O, ये पॉइंट O, ठीक है। फाइनल पोजीशन क्या थी सर, पॉइंट C। फाइनल पोजीशन क्या थी, पॉइंट C। तो ये फाइनल पोजीशन हो गई सर, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या हो चुकी है, पॉइंट C।
अब आपने क्या करना है, इनिशियल पोजीशन O है, फाइनल पोजीशन C है, क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से क्या कर देना है सर, आपने डिवाइड कर देना है। तो इनिशियल पोजीशन इस O को फाइनल पोजीशन इस C से, ये फाइनल पोजीशन C, इसको स्ट्रेट लाइन से आपने ऐसे ज्वाइन कर देना है, जो मैंने डॉटेड लाइन से लिखा है। तो बेटे ये जो अपने पास आएगा OC, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे सर, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या बेटे, डिस्प्लेसमेंट। बोलो एक बात और मुझे बताइए सर, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, OC। डिस्प्लेसमेंट क्या है, OC। फॉर एग्जाम्पल ये जो डिस्प्लेसमेंट था O से लेकर C तक की जो लेंथ थी, मैं मान लेता हूं O से लेकर C तक की जो लेंथ थी वो बेटे 25 मीटर थी, मान लिया मैंने। O से लेकर C तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 25 मीटर था, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इस एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो OC की इक्वल आएगा, और OC कितना होगा अपने पास, 25 मीटर। और बेटे डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको डेल्टा S से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा S। ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, ट्रायंगल का मतलब क्या है यहाँ पर, डेल्टा, DELTA, डेल्टा S, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है बच्चे, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूं सर, जो ये 25 मीटर आया, ये अपने पास क्या आया है, ये आया अपने पास डेल्टा S, ठीक है। तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ गया इस एग्जांपल का, ये डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। तो सर पहले हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना सीख लिया। अब आप लोग मुझे बताइए कि वो पर्सन देखो कितना बेवकूफ था, कितना बेवकूफ था वो अभी बताता हूं। उसको O से कहां जाना था, पॉइंट C पर जाना था, लेकिन वो एक्चुअल में इस C पॉइंट पर कैसे पहुंचा है, पहले वो O से A गया, A से फिर B गया, B से फिर C गया, ठीक है। तो उसने ये पाथ फॉलो किया था, इस पाथ से गया। तो जब वो जिस पाथ से गया, यदि उस पाथ की लेंथ को कैलकुलेट कर लें तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन यदि मैं ये देख लूं कि उस पर्सन को यदि O से C पॉइंट पर जाना था तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा था, O से C पर पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा था, वो ये O से ही था। O से सीधा वो C पर जा सकता था, ऐसे डॉटेड जो मैंने लाइन से दिखाया, इस पाथ को फॉलो करता तो वो बहुत ही जल्दी, वो बहुत ही कम समय में पहुंच जाता। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड C, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो अब मुझे बताइए सर डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कीजिए सर। इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू, between initial position and final position, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। लेकिन अब आप लोग ये बात सोच रहे होंगे सर वो तो O से C डायरेक्ट गया ही नहीं, उसने पाथ तो फॉलो किया था O to A to B और B to C। फिर आपने डिस्प्लेसमेंट के केस में कैसे डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर कैलकुलेट कर दिया, जबकि वो तो O से C तो गया ही नहीं था। तो बेटे एक बात हमेशा ये बात मेरी ध्यान रखना, जब भी आप लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर किसी भी फिजिक्स में कहीं पर भी जब भी आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये चेक नहीं करना होता कि उस ऑब्जेक्ट ने कौन सा पाथ फॉलो किया था, कि वो किस पाथ से वो फॉलो करके इस C पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते टाइम बच्चे आपने केवल ये देखना होता है कि व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इट्स फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी O, फाइनल पोजीशन क्या थी C, और उसको आंख बंद करके आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है बस। तो जो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद जो लेंथ आएगी वो आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। जब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे आपको पाथ से कोई मतलब नहीं होता, आपने ये नहीं देखना कि वो किस रास्ते से यहाँ पहुंचा, नहीं देखते। तो इसलिए मैं इस डेफिनेशन में एक बात ऐड कर रहा हूं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि सर डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और उस दौरान हमने क्या नहीं चेक करते, पाथ को चेक नहीं करते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ
रिस्पेक्टिव ऑफ पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। हम इस केस में पाथ को नहीं चेक करते हैं। बोलो ये बातें समझ में आ गई है सर? पक्का ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए हैं सर? तो अब आप लोग हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो ये बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मैं और समझाऊंगा आपको। अभी के लिए बेटे आप लोग ना इनको जरा नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल को। और मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं, मैं ये वाला पोर्शन एग्जाम्पल मिटा रहा हूं बेटे, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं, देख लेंगे जल्दी से। तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, अभी मैंने लिखा था यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो स्मॉल लेटर एस अपने पास इस एग्जाम्पल के अंदर जो आया था वो आया था अपने पास 100 मीटर, METRE, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो 100 है, ये 100 क्या है? 100 था मैग्नीट्यूड। 100 को क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड। मीटर जो थी ना बेटे, वो डिस्टेंस को मेजर करने की SI यूनिट होती है, ठीक है। और ये S क्या था? S का मतलब क्या था यहाँ पर? डिस्टेंस। S का मतलब क्या था? डिस्टेंस। डिस्टेंस बेटे एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक फिजिकल क्वांटिटी। अभी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि सर फिजिकल क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं। तो पहले आप मुझे बताओ, इतनी बात समझ में आई? ये 100 का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। मीटर का मतलब क्या था? SI यूनिट। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? कोई पूछे आपसे सर व्हाट इज मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बेटे किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि 100, 5, 10, 20, 50, यानी कि जो नंबर्स होते हैं जस्ट, तो जिन जो नंबर्स होते हैं अपने, उन नंबर्स को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और उसके पीछे उसको स्पेसिफाई करने के लिए, डिस्टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए क्या लगाते हैं? पीछे यूनिट लगाते हैं कि यदि मैंने डिस्टेंस मेजर किया तो डिस्टेंस की यूनिट आएगी। यदि मैं किसी पर्सन का मास मेजर करता तो मास के लिए मैं 100 kg लगा देता, पीछे kg जो लगाया वो क्या हो जाती? यूनिट हो जाती। ऐसे क्लियर हो गई ये बात? तो इस बात को आपने ध्यान रखना है सर, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है सर? मीटर। क्लियर? तो इतनी बातें समझ में आ गई। ऐसे यहाँ पर देख लो, आपसे कोई पूछे सर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था डेल्टा S इज इक्वल टू 25 मीटर, तो इस केस में ये 25 मीटर क्या था सर? मैग्नीट्यूड था। और ये मीटर जो था, मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर M से, METRE, या फिर स्मॉल लेटर M से। तो ये जो मीटर था ना बेटे, ये अपने पास क्या थी? इसकी भी SI यूनिट थी। ये क्या थी? इसकी SI यूनिट थी। तो बोलो इन दो एग्जांपल से आपको एक बात क्या पता लगी सर, कि जो डिस्टेंस होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है? मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की भी SI यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, नीचे वाले एग्जाम्पल को, और मैं सीधा SI यूनिट कंक्लूजन यहां पर लिख रहा हूं। बच्चे देखो जरा, क्या कि सर SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल लेटर M से। और डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होगी सर? SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मीटर। और इसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर M से ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर ये बात? अब बेटे एक बात जरा ध्यान से समझना, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा कि सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस S इज इक्वल टू 100 मीटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा डिस्प्लेसमेंट covered by the travels by the object या फिर covers by the object is for example 25 मीटर नॉर्थ, ठीक है। आप लोग चेक करके मुझे बताइए सर यहां पर क्या है? ये 100 तो क्या आ गया सर? मैग्नीट्यूड। ये मीटर क्या है सर? SI यूनिट है,
ठीक है। यहां पर बताइए सर ये 25 तो क्या है सर, मैग्नीट्यूड क्योंकि नंबर है। ये मीटर क्या है सर, एसआई यूनिट है। सर ये नॉर्थ क्या लिख दिया मैंने, नॉर्थ क्या बता रहा हूं मैं, डायरेक्शन बता रहा हूं कि उसने 25 मीटर ट्रेवल किया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल किया 25 मीटर, उसने नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल किया। तो सर ये जो नॉर्थ डायरेक्शन में 25 मीटर उसने ट्रेवल किया, तो ये नॉर्थ जो है ना ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना सर, हमारे पास 2 टाइप्स की क्वांटिटीज होती है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सर, सबसे पहले बात तो यही समझ लो कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज, कि फिजिकल क्वांटिटी हम किन्हें कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हम किन्हें कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं समझा देता हूं आपको। फिजिकल क्वांटिटी बेटे हम उन क्वांटिटीज को कहते हैं, ठीक है, जिनको आप लोग मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको मेजर किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस को आपने अभी मेजर करके मुझे बताया था सर, अभी एग्जाम्पल के अंदर कि 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपने मेजर कर लिया ना डिस्टेंस को कि 100 मीटर ट्रेवल किया। आप लोग मेजर कर सकते हैं ना अपनी स्पीड ऑफ कार, अब जिस स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो उसकी स्पीड उसमें स्पीडोमीटर के अंदर दिखाता रहता है ना निडल, जो 100 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चल रही है या फिर 120 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है गाड़ी। आप लोग ये भी बता सकते हैं कि सर मेरे घर से मेरे स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। तो आप लोग मेजर जिन क्वांटिटीज को कर सकते हैं उन क्वांटिटीज को ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। आप अपना वेट मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं, आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई उस फोर्स को आप लोग मेजर कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो ये सभी की सभी क्वांटिटीज को आप क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी हम किन्हें कहते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको आप लोग मेजर कर पाए। बहुत ध्यान से समझना ये कंसेप्ट, पहली चीज ये समझ में। अब आपसे कोई पूछे जैसे कि फॉर एग्जांपल किन किन को आप मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को सर मैं मेजर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। लेंथ को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं, अभी हमने मेजर करके बताया सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप अपना मास मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। स्पीड मेजर कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं बेटे, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम को भी आप लोग मेजर कर सकते हैं बेटे। तो ये बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनको आप लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एरिया मेजर कर सकते हैं सर, आपने बताया सर कि मेरा जो स्कूल का जो ग्राउंड है ना उसका एरिया जो है 100 मीटर स्क्वायर है या 400 मीटर स्क्वायर का प्ले ग्राउंड है हमारा। हमारा जो बैडमिंटन कोर्ट है वो 60 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। तो ऐसे एरिया को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते हैं। तो बहुत सारी क्वांटिटीज है। तो जो भी वो क्वांटिटी जिसको आप लोग मेजर कर सकते हैं बेटे, उनको आप कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप सोच रहे होंगे सर फिर ऐसी कौन सी चीज बच गई जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सर यही बता दिया कि सारी चीजों को तो आप मेजर कर सकते हैं, जो भी आप माइंड में सोच रहे होंगे इसको मेजर कर सकता हूं। तो कौन सी ऐसी चीजें बच गई जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, वो बेटे जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, जैसे कि सैडनेस, लव, हेट, ठीक है। तो ये जो फीलिंग्स है ना इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा हेट करता हूं, तो हेट करने को आप मेजर नहीं कर सकते ना कितना ज्यादा हेट करता है, ठीक है। समझना ही बात। तो हेटनेस को, लव को, ठीक है, इमोशंस, फीलिंग्स बेटे इनको आप मेजर नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती है। जैसे आपने किसी से बोला कि सर यू आर सो ब्यूटीफुल, तो हाउ मच ब्यूटीफुल, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप उस ब्यूटीफुलनेस को भी मेजर नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात। तो आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है फीलिंग्स, इमोशंस, इनको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को ही आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटे ये जो फिजिकल क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हैं ना, तो मेजर करके बताइए। तो मैंने मेजर करके बताया, डिस्टेंस कितना था सर 100 मीटर, तो ये मैंने मेजरमेंट लिया ना डिस्टेंस का। तो आप मुझे बताइए जब भी मैंने मेजरमेंट लिया ये डिस्टेंस का, कि सर डिस्टेंस का जो मेजरमेंट था ना वो 100 मीटर था, ठीक है। तो इस मेजरमेंट में दो चीजें आती हैं, क्या, एक तो आया क्या मैग्नीट्यूड, और एक क्या आई पीछे ये यूनिट। तो ये मैग्नीट्यूड प्लस में ये यूनिट, ये दोनों मिलाकर ही क्या बना रहे हैं सर, मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जब मेजरमेंट के अंदर, जब भी किसी मेजरमेंट के अंदर बेटे मैग्नीट्यूड और यूनिट ली गई हो, तो ऐसे क्वांटिटी को हम बोलेंगे सर, जैसे डिस्टेंस जो क्वांटिटी थी जिसको आप एस से रिप्रेजेंट करते थे,
तो इस क्वांटिटी को आप कहेंगे सर ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, बेटे फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज स्केलर क्वांटिटीज, कुछ क्वांटिटी स्केलर होती है नेचर में और कुछ क्वांटिटी वेक्टर नेचर में होती है। तो आपसे कोई ये पूछे कि सर व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज, तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड विच कैन बी मेजर्ड, उनको मेजर कर पाएंगे बट ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं उनका। मैग्नीट्यूड का मतलब केवल ये मैग्नीट्यूड ले लिया 100, और यूनिट तो हर एक क्वांटिटी के पीछे लगेगी ही उसको डिफाइन करने के लिए कि हमने मेजर क्या किया था। तो ये 100 मीटर को मैंने लिया, एक प्रकार से ये मैग्नीट्यूड ही पूरा, पीछे तो ये एसआई यूनिट लगी हुई है, तो इसको आप क्या बोलेंगे सर, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन वो क्वांटिटीज जिनको आप बेटे मेजर करें तो मैग्नीट्यूड तो ले ही, जैसे कि मैंने इसमें लिया ये मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में यूनिट भी है, यूनिट भी लगेगी सर, ये मीटर थी। ठीक है, लेकिन एक चीज और ऐड होगी सर, डायरेक्शन। देखो यहां पर मैग्नीट्यूड, यूनिट और थर्ड चीज क्या आ गई, डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी का मेजरमेंट जिसका जब भी हम मेजरमेंट ले तो उसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों चीजें इन्वॉल्व हो, तो उस क्वांटिटी को आप क्या बोलेंगे सर, वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर में कैटेगरी के अंदर जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। क्लियर ये बात, कितने टाइप की होती है, दो टाइप की सर। कौन कौन सी, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी किन्हें कहते हैं सर, वो क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, उनमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनको मैग्नीट्यूड में मेजर करें और साथ में डायरेक्शन में भी मेजर करें। ठीक है, बोलो ये बात क्लियर हो गई बच्चे। तो आप लोग इस बात को नोट डाउन कीजिए, फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन को, फिर मैं स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस और लिख देता हूं। ठीक है, ये सारी चीजें बाकी आपके पास नोट्स में आ रही है अभी। ठीक है, जल्दी से कीजिए। तो बेटे मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज को आप लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं सर, फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, ये तो होगी सर आपके पास स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, और दूसरी मैंने क्या बताई सर आपको, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो आप मुझे बताइए स्केलर क्वांटिटीज किन्हें कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, पी क्यू से दिखा रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटीज, चलो पूरा लिख देता हूं मैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, लेकिन क्या नहीं होती उनके पास, डायरेक्शन नहीं होती बेटे। ठीक है, एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे तो आप एग्जाम्पल में बताएंगे सर डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्ट मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसके पीछे नहीं लिखते हैं। ठीक है, दूसरा आपसे कोई पूछे तो सर स्पीड, टाइम, टाइम की कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती सर, टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये सब कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज है। कैसी है ये, स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है सर, दोज फिजिकल क्वांटिटीज those physical quantities which can be measured या फिर which have both magnitude as well as direction, दोनों ही चीजें आ जाएंगी, मैग्नीट्यूड भी और एज वेल एज डायरेक्शन भी। जैसे आपसे कोई पूछे कौन कौन सी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आप बताएंगे सर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप बताएंगे सर वेलोसिटी, आगे चल के हम पढ़ेंगे सारी बातें, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारी बातें हम करेंगे आगे फर्दर चैप्टर में। ठीक है, अभी मैं केवल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। फोर्स हो गया, फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो ये एक्सेट्रा, ये सभी चीजें,
इसमें अंदर और लिख सकते हैं सर, जैसे मास हो गया, मास भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये बोलो, ये बात समझ में आई। फिजिकल क्वांटिटीज कितने कैटेगरी में है, स्केलर और वेक्टर, दो टाइप में। क्लियर ये बात, पक्का। तो आप लोगों ने दो बातें अच्छे से लर्न कर लेनी है कि व्हाट इज डिस्टेंस और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बेटे एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल से मैं और समझा रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, रब कीजिए। मैं रब कर रहा हूं बेटे इसको। देखो डिस्टेंस का एक सिंगल न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं, बस एक ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम और भी न्यूमेरिकल डिस्टेंस के डिस्कस करेंगे। पहले केवल एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन सर मैं बोलकर बता रहा हूं। ए पर्सन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ओ, ए पर्सन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ओ एंड रीचेस पॉइंट ए, एंड रीचेस पॉइंट ए विच इज 100 मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। कितने मीटर था ये, पॉइंट ओ से 100 मीटर के ऊपर था। एंड देन he reaches point B which is also, and then पहले तो ये O से A गया, A से फिर कहां गया, B गया, and then आगे समझना, and then he turns back, and then he turns back, वो वापस मुड़ गया बेटे, he turns back from point B, he turns back from point B and reaches point C, and reaches point C which is, C is for example 70 मीटर from point B। जो C था वो इस B पॉइंट से कितने मीटर था, 70 मीटर। क्लियर। आपने मुझे ये बताना है सर व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बताना है आपने मुझे, और आपने मुझे बताना है सर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। जिन बच्चों को डेफिनेशन याद है ना वो बता देंगे, वो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस का मतलब क्या बताया सर, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ क्या होगी, पाथ कहां से कहां था, पहले वो कहां गया था सर, O से गया था A पर, पहले कहां गया था, O to A, OA हो गया। ठीक है, फिर A से कहां गया था, B पर, तो प्लस AB हो गया। ठीक है, फिर B से कहां गया वो सर, C पर, प्लस BC हो गया। ठीक है सर, B से कहां गया था, C पर, तो BC हो गया। तो OA की लेंथ कितनी थी, O to A 100 मीटर था, वेरी गुड। A to B कितना था सर, बोल के बताओ जल्दी से, 20 मीटर, वेरी गुड। B to C कितना था, 70 मीटर, वेरी। टोटल किया बेटे कितना आया, 190 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 190 मीटर। डिस्टेंस को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर S, तो S इज इक्वल टू 190 मीटर। आप मुझे बताइए क्या मैंने कोई डायरेक्शन लिखी है, पीछे नहीं लिखी है। क्लियर ये बात। तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आ जाइए डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए, डेफिनेशन पर जाओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन पहचानिए पहले। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या देखते हैं हमेशा, केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन और उनके बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी सर, O, O इज द इनिशियल पोजीशन। बोलो, O इज द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और फाइनल पोजीशन क्या थी, C। ये C क्या थी सर, फाइनल पोजीशन। C इज द फाइनल पोजीशन। अच्छा, O से C तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये OC हो गया, ये तो ये जो डिस्टेंस आएगा OC, ये अपने पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये वाला O to C। तो इनिशियल पोजीशन जो थी बेटे वो O थी, फाइनल पोजीशन C थी, तो जो ये OC आएगा ये क्या हो जाएगा अपने पास, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा S से दिखाते थे सर। ठीक है, तो OC की वैल्यू मुझे बताइए, OC की वैल्यू कितनी होगी, देखो जरा पहले मुझे बताओ, ये O से लेकर B तक कितना है, O से लेकर B तक है सर, ये 100 प्लस 20 कितना है, 120 मीटर है कि नहीं है, 120 मीटर। तो इस OB के अंदर से, इस OB के अंदर से बेटे यदि मैं ये BC माइनस कर दूं तो ये OC बच जाएगा। इस OB के अंदर से यदि ये BC माइनस कर दूं,
O टू B में से BC माइनस कर दो दैट इज 70, तो क्या आ जाएगा OC। तो कितना आ गया सर OB माइनस BC, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा OC। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कितना आ गया सर OC की वैल्यू, ये 120 माइनस 70 कितना आ गया सर, ये 50 मीटर। क्या आ गया सर 50 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कीजिए बेटे। नेक्स्ट क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हम और क्वेश्चंस करेंगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और भी बातें जानेंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जो है बेटे, ये डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तो ये देखो दिख ही रहा है आपको, लेकिन जो डिस्टेंस है बेटे वो जीरो नहीं हो सकता, वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे मैं बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन O पॉइंट से कहां गया A पर, A से कहां गया B पर, और B से वापस O पर ही आ जाता, तो B से यदि वो वापस C पर ना रुकता और सीधा कहां जाता O पर आ जाता, तो इनिशियल पोजीशन क्या होती O, फाइनल पोजीशन भी उस केस में क्या होती O ही होती। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आता जीरो, लेकिन डिस्टेंस क्या होता O टू B 120 मीटर और B टू O वापस से 120 मीटर, कितना हो जाता 240 मीटर। क्लियर। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, तब आज के लिए इतना ही। ठीक है, ज्यादा लंबा हो गया लेक्चर, तो इतना ही कीजिए बेटे। चलो ओके बेटे, थैंक यू। इसको अच्छे से रिवाइज करना।